उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को पारित कर दिया है। ऐसे में इस विधेयक को विधानसभा सत्र के दौरान पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के अनुमोदन के लिए राजभवन भेज दिया गया था, जिस पर विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में लोक और निजी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से नुकसान की वसूली की जा सकेगी। विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का आभार जताया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाइयों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। यही नहीं, दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्यों पर आने वाले खर्च को वसूला जाएगा। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। ऐसे में इस कानून को राज्य में कड़ाई से लागू किया जाएगा और उसका पालन कराया जाएगा। एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगा रोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए हमारे लिए ज़रूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय भ्रमण पर जनपद चंपावत पहुंचे। उन्होंने जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र सरयू घाटी, काली घाटी, पंचेश्वर घाटी आदि विभिन्न क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इसके बाद एनएचपीसी गेस्ट हाउस बनबसा में जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने जनता को उनकी हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जनपद में आपदा से क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्गों और पुलों को ठीक करने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त मार्गों, विद्युत लाइनों को बहाल किया जाए। जनपद में बंद पड़ी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर यातायात के लिए सुचारू किया जाए। पूरे राज्य के अंदर अलग अलग स्थानों पर हुआ है और जहाँ भी इस प्रकार का नुकसान हुआ है मैंने कोशिश की है कि वहाँ पर पहुँचूँ। पिछले दिनों में बूढ़ा केदार क्षेत्र में, घनसाली क्षेत्र में, गुरु क्षेत्र में, केदार घाटी में और चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र में मैं स्वयं पहुँचा था। आज मैं वहाँ चंपावत भी जा रहा हूँ और वहाँ पर जाने के बाद सर्वेक्षण के बाद मैं वहाँ अधिकारियों से वार्ता करूँगा कि जहाँ जहाँ भी ये नुकसान हुआ है जल्दी से जल्दी वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य और आपदा से होने वाला जो भी नुकसान है उसकी जल्दी से जल्दी जो है जनजीवन को पुनः बहाल किया जाए, पुनः पहले जैसी स्थिति में लाया जाए। उसके लिए हमारा आपदा प्रबंधन विभाग पहले से काम कर रहा है और मैं भी स्वयं जाकर देखूँगा और लोगों के साथ खड़ा हूँ। उधर केदार घाटी में हो रही बारिश के कारण पैदल रास्ते को भारी नुकसान पहुंचा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास रास्ता 15 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण तीर्थयात्रियों को सुरक्षित तरीके से वैकल्पिक मार्ग तैयार कर रास्ते को आर पार करवाया जा रहा है। तो क्षतिग्रस्त मार्ग को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ डीडीआरएफ के जवान दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश के चलते जंगल चट्टी के पास रास्ता टूट गया है। वैकल्पिक मार्ग से तीर्थयात्रियों की आवाजाही करवाई जा रही है। फिलहाल घोड़े खच्चरों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। पैदल मार्ग के 15 मीटर तक क्षतिग्रस्त होने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से केदार घाटी की अगर बात करें तो वहां पर लगातार बारिश हो रही है और जो पैदल मार्ग है वो खासा प्रभावित हो रहा है। लैंडस्लाइड की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। लगातार रास्तों को खोलने का प्रयास यहाँ पर टीमों की तरफ से किया जा रहा है। क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए साहिल, पिछले दिनों से लगातार जो है सोनप्रयाग से लेकर और जंगल चट्टी का जो रास्ता है, पैदल मार्ग है, वो कल शाम को जो है यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया था। उसको लेकर जो है प्रशासन हो गया, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे डीडीआरएफ हो, तमाम सारे जो स्थानीय प्रशासन हो यहाँ पे यात्रा मार्ग को जो है दुरुस्त करने में लगा हुआ था। लेकिन जनपद रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही थी। उसके बाद जो है
कल की जो घटना है, यानी कल शाम को ये घटना हो गई थी, उसके बाद से जो यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया था। लेकिन आज सुबह की अगर मैं बात करूं साहिल, तो आज सुबह जो है वैकल्पिक मार्ग के द्वारा जो है लगातार, क्योंकि कल से ही काम चल रहा था, तो वैकल्पिक मार्ग यहाँ पे बना दिया गया है। और जो यात्री जो है केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, उनको जो है सुरक्षित निकाला जा रहा है। चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, लगातार जो है केदारनाथ के लिए जो यात्री आ रहे हैं, इनका जो है यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। और लगातार जो बारिश हो रही थी, उसके साथ जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, चाहे वो जंगल चट्टी की बात करी जाए या आपका जो है सोनप्रयाग की बात करो। लेकिन जंगल चट्टी का जो 15 से 20 मीटर का जो हिस्सा था, वो कल शाम को जो है यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन जब वैकल्पिक मार्ग बनाया गया, तो तमाम सारे जो यात्रियों को जो सोनप्रयाग में रोका गया था, आज सुबह उनको केदारनाथ के लिए यात्रा के लिए छोड़ दिया गया, प्रशासन के द्वारा छोड़ दिया गया है। हालांकि जो रास्ता क्षतिग्रस्त है साहिल, उस पर जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ, जो स्थानीय प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। और आपका जो है पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी और अधिकारी भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये मार्ग जो है संकरा है। और जो हाथी जो लोग यहाँ पे जाते हैं, चाहे घोड़े हो गए, खच्चर हो गई, जो इनकी आवाजाही अभी फिलहाल बंद है, क्योंकि ये रास्ता जो है बारीकी पगडंडी हम इसको कह सकते हैं साहिल, कि पगडंडी के द्वारा रास्ता लगा के जो है यात्री को पार कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है केदार घाटी में जिस प्रकार की जो घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन मुस्तैदी से इस पे काम कर रहा है और यात्रियों को जो है सकुशल जो है केदारनाथ पहुंचा रहा है साहिल। पुष्कर, वहीं अगर बात की जाए तो लगातार जो आफत की बारिश बरस रही है, उसने प्रशासन की मुश्किलों को भी यहाँ पर बढ़ा दिया है, क्योंकि राहत बचाव कार्य यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते ये कार्य करने में प्रशासन को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब ऐसे में पैदल मार्ग की अगर हम बात करें तो पहली बार नहीं है कि लैंडस्लाइड हुआ हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। अब फिर से ये लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि किसी जान माल के नुकसान की खबर यहाँ पर नहीं है, और टीमें जो हैं वो लगातार प्रयासरत हैं कि लोगों को सकुशल उनकी यात्रा को संपन्न यहाँ पर कराया जाए। लेकिन फिर भी स्थितियाँ जो हैं वो लगातार खराब होती हुई दिखाई पड़ रही हैं इस भारी बारिश के चलते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साहिल, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से रास्ते खराब हो रहे हैं, रास्ते को बनाने के लिए लगातार, चाहे अब आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन की मैं बात करूं, तो डेली जो है मॉनिटरिंग करें और शाम को जो है समीक्षा भी हो रही है प्रत्येक जिला अधिकारियों, चाहे वो रुद्रप्रयाग के हों, चाहे वो चमोली के हैं, चाहे वो उत्तरकाशी हों, चाहे वो आपका जो पहाड़ी जनपद है, हमेशा जो है फीडबैक लिया जा रहा है कि रास्ते कैसे हैं और आपका जो है जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, इसकी स्थिति क्या है। तो विनोद कुमार सुमन जो है जो आपदा सचिव हैं, वो इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि रास्ते जो है बंद पड़े हुए हैं, इनका खोलने का काम जो है देरी से हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है साहिल, क्योंकि प्रशासन जरूर जो है मौके पे मौजूद रहता है। लेकिन जब बारिश हो जाती है, भारी से भारी लैंडस्लाइड हो जाता है, तो प्रशासन को भी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार पहाड़ी से यदि बोल्डर गिरेगा तो प्रशासन के जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, उनको भी अपनी जान जोखिम में नहीं डाल के वो काम करते हैं। कि हालांकि रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टेरी हो गया, ये सेंसिटिव जोन, सेंसिटिव जिले हैं। यहाँ पे आपदाएं आपने देखी होगी कि 2024 जब बारिश शुरू हुई तो लगातार जो स्टार्ट से ही जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं यहाँ पे आ रही थी। और कितना नुकसान हुआ है, इसका नुकसान का जायजा भी जो है आपदा सचिव हो गया, चाहे आपका पुष्कर सिंह मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा कल जो है चंपावत पहुंचे थे, हवाई सर्वे इन्होंने किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो है चंपावत जिले को भी हुआ था। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा जब वहाँ पे बादल फटा था। लेकिन केदार घाटी में इसलिए भी हाईलाइट हो जाता है शायद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, और यात्री जो है अधिक से यहाँ पे जो है 56 लाख से अधिक यात्री जो है अभी तक जो है पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोनप्रयाग से लेकर और जंगल चट्टी का जो रास्ता है, इसको दुरुस्त करने में जो है प्रशासन जो है 24 घंटे यानी दिन रात जो है यहाँ पे काम कर रहा है। और अलर्ट मोड पर भी प्रशासन को रखा गया है। यदि नेशनल हाईवे बंद हो जाता है तो आपकी जेसीबी मशीनें यहाँ पे काम करें। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को जो सुविधा देने की जो भरपूर कोशिश जो है सरकार भी कर रही है, स्थानीय प्रशासन भी कर रहा है, और आपदा सचिव भी जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए पुष्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव के फैसले को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलना सराहनीय है। इसका पूरे देश की जनता स्वागत कर रही है। कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों का ना कोई विजन है और ना ही कोई मिशन। बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और केवल विकास पे प्रभाव नहीं होता है, बहुत सारी चीजों पर वो प्रभावित करता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव हो तो मुझे लगता है कि
सभी को जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जो समिति है उसने अपनी अनुशंसा दी है। कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है भारत सरकार में। मुझे लगता है कि उसमें पूरे देश में लोगों को रुचि है, लोग उसको चाहते हैं। ज़रूर कुछ लोग जो विरोध के लिए विरोध करने की कोशिश करते हैं, उनका न तो कोई विज़न है और न उनका कोई मिशन है, और इसलिए पूरा देश में इसको सभी जगह सराहा जा रहा है। तो उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले एक पखवाड़े से चल रहे धरने के बाद किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी के रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने रुड़की शहर के सोलानी नदी के पुल को बनवाने की मांग की। स्मार्ट मीटर गांव में लगाए जाने का विरोध भी किया। किसानों के गन्ना भुगतान, इकबालपुर चीनी मिल का बकाया भुगतान जैसी आधा दर्जन मांगों को लेकर विधायक प्रदीप बत्रा को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता कर जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड किसान मोर्चे का 4 सितंबर से धरना स्टेम कार्यालय पर चल रहा है। उसमें हमारी जो प्रमुख मांगे, एक तो सोलानी का पुल लगभग 1.5 साल से बंद चल रहा है, तो हमने विधायक जी से मांग रखी है, आप यहाँ पर 20 साल से लगभग जनप्रतिनिधि हो रुड़की के, आपकी जिम्मेदारी है सर्वप्रथम कि आप इसका पुल का निर्माण कराकर जल्द से जल्द इसे पुल को खुलवाया जाए। दूसरी डिमांड किसानों की जो स्मार्ट मीटर की चल रही, भाई जब किसान का पैसा 1.5 साल तक फसल का नहीं आता तो फिर अग्रिम भुगतान किसान बिजली का नहीं कर पाएगा। तो हमने विधायक जी से इकबालपुर शुगर मिल का 106 करोड़ रुपए बकाया चल रहा, उसका नहीं कुछ हो रहा। बडेडी अंडरपास तो वहां पर कट मिलना चाहिए, जो नेशनल हाईवे बन रहा है। बडेडी के सामने से 100 गांव का रास्ता लक्सर गुजर रहा, वो जो अंडरपास दिया वो लगभग 3 किलोमीटर दूर जाकर दिया। तो इन्हें सभी मुद्दों को लेकर माननीय विधायक रुड़की प्रदीप बत्रा जी से मिले और अपनी बातें रखी। हमने ये कहा, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि और सत्ता के विधायक हो, आपकी जिम्मेदारी, आप इन सभी समस्याओं का समाधान कराओ। ज्ञापन दिया गया और कई सारी समस्याएं उनकी थी और वो समस्या मैं समझता हूँ कि जायज़ उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। चौधरी गुलशन रोड से बातचीत मेरी हुई है और सुलानी पुल को लेकर जो समस्या बताई है, बाकी वो समस्या रुड़की के लिए एक विकराल रूप ले चुकी है। उस समस्या का समाधान हो रहा है। अगले हफ्ते टेंडर फ्लोट जाएगा और 2.5-3 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और तब तक के लिए 15-20 दिन में कल भी व्यवस्था चालू कर देंगे, जिससे किसान भाइयों को दिक्कत हो ट्रॉली ले जाने में और स्कूल के बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उधर बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला ने अपने क्षेत्र की समस्या और विकास कार्यों का खाका खींचते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्र का विकास एक तरह की चुनौती होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र से ज़्यादा बड़ा होता है। आगे उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, चिकित्सा और सड़क है। सड़कें अभी तक बंद पड़ी हुई हैं, ना ही अच्छे विद्यालय हैं और ना ही अच्छे अस्पताल अभी तक वहाँ खुले हुए हैं। मैंने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर ली, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, पहाड़ का मेरी विधानसभा आप समझ लिए 4,500 वर्ग किलोमीटर बड़ी है। देहरादून के 11 विधायकों से बड़ी एक विधानसभा है। कितने 11 विधायक चुने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां बहुत भिन्न है। 250 किलोमीटर लंबी विधानसभा है और मैं चाहता था कि इसमें जो आपदाएं वहां पे आ जाए, उन आपदाओं को लेकर सरकार चर्चा करे। सदन से भी सरकार भागी है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। लगातार मैं माननीय 2 मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ, लेकिन जो विकास के काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे, सड़कें नहीं खुल पा रही। इस समय पहाड़ के अंदर सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। न सड़कें खुल पा रही, न स्वास्थ्य सही ढंग से चल रहा, शिक्षा के हाल बदतर हो रहे हैं। इन चीजों को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, लगातार अपनी बात पे कह रहा हूँ। तो विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट का मामला गर्मा गया है। धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलना सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं पर कुठाराघात है। भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं, इसलिए वो आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल वहां बनने वाले प्रसाद की मात्रा सीमित की जाए और इसकी जांच उच्च स्तरीय हो। और वहीं महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि ये सनातन धर्म को नीचा दिखाने की बड़ी साजिश है। वो सरकार से मांग करते हैं कि मामले की जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दी जाए। ये बहुत ही दुखद है और सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं के साथ में सीधा कुठाराघात है। बहुत समय से इस प्रकार की वहाँ स्थितियाँ सुनने में आ रही थी, लेकिन आज जो वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण हुआ है
प्रसाद का, और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जो अभी वर्तमान में हैं, उन्होंने जिस प्रकार का एक दुखद भरा स्टेटमेंट दिया है, सारे सनातन धर्मावलंबी इससे आहत हैं कि भगवान वेंकटेश्वर का पूजन करने के लिए भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आते हैं। इससे संपूर्ण सनातन धर्म की क्षति हुई है। और मैं स्वयं भगवान विष्णु के इस जो लड्डू का प्रसाद वहाँ चढ़ता है, मेरी सरकार से ये मांग है कि जब तक पूरी स्थिति शुद्ध ना हो, सूक्ष्म मात्रा में ही प्रसाद भक्तों को दिया जाए, और वो जो बड़े स्तर पर प्रसाद बनाया जाता है तत्काल उस पर रोक लगानी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा किया है ये बहुत महापाप है। तिरुपति बालाजी के प्रति अगाध श्रद्धा पूरे विश्व के हिंदुओं की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी दुर्घटना बाद में ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था वहाँ बनानी चाहिए। वैसे तो जो प्रसाद का एक अलग से डिपार्टमेंट है वहाँ पर, और इस समय दुर्भाग्य से जो टीडीपी की सरकार के जो मंत्री हैं वो ईसाई है जो इसको देख रेख कर रहे हैं, तो इसलिए इस घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसकी हम सब लोग जांच की मांग करते हैं और दोषियों को दंडित किया जाए। ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, और जिस प्रकार से सनातन धर्म का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है, कैसे इसको नीचा दिखाया जाए, ये अनेकों षड्यंत्र चलते रहते हैं। ये षड्यंत्र का हिस्सा है, इसकी जांच से ही पता चलेगा। उधर उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के तहत बनने वाले क्लस्टर स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत सभी जनपदों में नए कलेक्टर स्कूल बनाए जा रहे हैं, और इस योजना में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाएगी। वहीं शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि प्रदेश में जो स्कूल बहुत अच्छी स्थिति में है, उनका हब के रूप में विकसित उन्हें किया जा रहा है, जिसके लिए अभी तक प्रदेश में 559 स्कूलों को तैयार किया जा चुका है। इसका मकसद एक ही जगह पर बेहतर शिक्षा और सुविधा उपलब्ध कराना है। के कंसेप्ट पे है ये, और इसमें कुछ एक ग्रुप है स्कूल्स का, जैसे जिसमें 5 से 15 तक स्कूल्स हैं, तो उनमें से कोई एक ऐसा स्कूल जो कि अच्छी स्थिति में है, जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसको हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, और बाकी स्कूल्स जो हैं वो क्लस्टर के रूप में उसी में सम्मिलित होंगे। तो इसमें ये फैसिलिटी भी करी गई है कि जो आसपास के स्कूल्स हैं वहाँ से बच्चों को लेके आने के लिए एस्कॉर्ट की सुविधा भी दी जाएगी। तो इससे हमारा एक अच्छा कंसेप्ट डेवलप हुआ है कि सारी सुविधाएँ एक ही स्कूल में आसपास के स्कूल्स को भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसमें लगभग 559 स्कूल्स जो हैं क्लस्टर हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं। उधर रुड़की के मंगलौर कस्बे में सुरक्षा के लिहाज से लाखों रुपए कीमत के लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कुछ महीने चलने के बाद कस्बे के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए हैं। मंगलौर कस्बे में तकरीबन 40 कैमरे लगाए गए थे, इसमें आधे से ज़्यादा कैमरों की स्थिति कुछ ही दिन में खराब हो गई। आपराधिक गतिविधियों के बाद पुलिस को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन मिर्च स्प्रे छिड़ककर एक व्यापारी से लूटपाट की घटना हुई। कस्बे के सभी कैमरे ठप पड़े हुए हैं, ऐसे में पुलिस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घटनास्थल के इर्द गिर्द लगे कैमरे खराब होने के कारण पुलिस उच्चक्कों की पहचान नहीं कर सकी। ऐसे में कस्बे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ क्षेत्रीय लोगों ने भी नगर पालिका से कई बार सीसीटीवी कैमरे ठीक कराए जाने की मांग की, लेकिन अभी तक इन कैमरों की कोई सुध नहीं ली गई है। जब ज्वाइन किया था तो मैंने भी इसका संज्ञान लिया था। मेरे पास शिकायत आई थी, तो क्योंकि बीच में अभी आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पाया था। 2 साल पहले नगर पालिका के द्वारा लगाए गए थे, और वर्तमान में जो खराब है उसको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ साल पहले जो पिछला बोर्ड था, नगर पालिका ने उसमें कस्बे में कैमरे लगवाए थे, और हमने भी ये सोचा था कि कैमरे लग रहे हैं तो कस्बे में कुछ क्राइम वगैरह पे कंट्रोल होगा। और मैंने प्रशंसा भी की थी तत्कालीन चेयरमैन की कि चेयरमैन साहब ने सराहनीय काम किया है। लेकिन वो मंशा उनकी जल्दी ही सामने आ गई, क्योंकि कैमरों की क्वालिटी बेहद घटिया है। उन्होंने पब्लिक का हित ना देख के, अपना हित देख के कैमरे लगवाए थे, जो कुछ दिन बाद ही खराब हो गए। उनके खराब होने से जहां पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल पाई, वहीं पुलिस की परेशानी बड़ी हुई है, क्योंकि कई सारे कांड कस्बे में और आसपास हो चुके हैं। अगर कैमरे सही होते तो पुलिस को उन केसों को खोलने में आसानी होती।
सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। मेरा मानना ये है कि पूर्व चेयरमैन ने केवल कमीशन खोरी की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लगाए थे और उसके अंदर खूब अच्छे से पैसा कमाया गया, खाया गया और वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा थे। लगने के 2-3 महीने बाद ही एसएसपी महोदय भी यहाँ मंगलौर कोतवाली में आए हुए थे। उस दिन उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने जब उनके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था, खुद चेयरमैन वहाँ मौजूद थे कोतवाली में, तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था हम इनको ठीक करा देंगे। अब आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और आपराधिक घटना को खोलने के लिए पुलिस के पास केवल एकमात्र सहारा सीसीटीवी फुटेज का होता है और वही अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आपराधिक घटनाएं खुल भी नहीं रही हैं, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है।